हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? जो हमने पढ़ा हुआ है आवेश के बारे में पढ़ा है और सजातीय प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विजातीय प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण, और हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को पढ़ लिया है और हमने इसका मापन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चालक और क्या पढ़ने वाले हैं, अचालक। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है अभी पार्ट 1 में, तो वहाँ पर हमने आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में जो पढ़ा हुआ था, तो क्या देखा था? वहाँ देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो प्रकार से अपन वहाँ डिवाइड कर सकते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ में चालक और अचालक जो पदार्थ होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो हम इसमें लिख सकते हैं चालक पदार्थों में, ठीक है, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, चालक कहलाते हैं। सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं? वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक मात्रा में पाए जाएंगे वह क्या होंगे? विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देते हैं? चालन कर देते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? चालक कहेंगे। तो चालक आ गया समझ में। जितनी अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो स्वतंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? गति करते हैं, तो हमारे चालक कहलाएंगे। अब हम इसमें लिखेंगे अचालक। तो अचालक कैसे पदार्थ हो जाएंगे? सीधे तौर से हम बोलें वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षा से कम पाई जाती है, ठीक है, इन्हें हम अचालक कहते हैं। क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम पाई जाएगी तो ये विद्युत धारा या ऊष्मा किसी भी प्रकार का चालन नहीं कर पाते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पाते हैं, जिससे इन पदार्थों को हम अचालक कहते हैं। तो भाषा लिख देते हैं इसमें भी, वे पदार्थ जिसमें अपेक्षा से कम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, अचालक कहलाते। ठीक है, चालक में अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहें तो आप यहाँ एग्जाम्पल में लिख लेना। जैसे हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो जाएंगे जितनी भी धातु, जैसे हो जाएगा हमारा तांबा, ठीक है, चांदी, मतलब, और यहाँ लिख देंगे हम PTC। और क्या हो जाएंगे हमारी धातुओं में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जिससे यह विद्युत का क्या कर देते हैं? चालन। अब इसमें हमने लिखा है वे पदार्थ जिनमें अपेक्षा से कम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं, पाए जाते हैं तो बहुत कम पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक, जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक हो जाएगा, और भी आदि हमारे
पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे। तो ये दोनों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें पढ़ना है किसी भी पदार्थ में, जैसे हमारे पास में दो वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं में हम किस प्रकार से आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। तो हमें हेडिंग जो लगा लेना है वो क्या लगाना है, आवेशन की विधियां। क्या लगा लेना है, आवेशन, आवेशन की विधियां। ठीक है, आवेशन की विधियां का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी हमारे पास में वस्तुएं हैं वह अभी उदासीन है, ना तो उनमें पॉजिटिव चार्ज है ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो हमें उन पर चार्ज उत्पन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ज उत्पन्न करने के लिए हम उसको देखेंगे कितने प्रकार से होता है, कैसे हम उत्पन्न करते हैं। तो आवेशन की विधियां, तो हम लिख सकते हैं आवेशन की 3 विधियां होती हैं। पहली जो विधि हो जाएगी आवेशन, मतलब कि हमें किसी भी वस्तु में आवेश को उत्पन्न करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो पहली जो विधि हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी घर्षण। तो हम इसमें भाषा लिखते चलते हैं, भाषा ठीक पर ही रहेगा। तो हम लिखेंगे जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सीधे हम बोल सकते हैं दो उदासीन वस्तुएं हैं, मतलब ये दो वस्तुएं हमारे इनमें अभी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, उदासीन है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन हैं। इन्हें हम आपस में रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ेंगे तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और किसी एक वस्तु में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास में ये दो वस्तुएं हैं, एक ए वस्तु है और एक क्या है, बी वस्तु है। इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, आपस में रगड़ा हुआ है, ए और बी वस्तु को। तो ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, बी वस्तु में आ गए हैं। ठीक है, तो ए वस्तु जो होगी वो किस चार्ज की होगी, माइनस की हो जाएगी, और जो बी वस्तु होगी, सॉरी जो ए मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ए से बी में चले जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसका प्लस चार्ज आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई है, घर्षण विधि। तो आवेशन की पहली विधि हमने घर्षण विधि पढ़ ली है। अब हमें आवेशन की दूसरी विधि पढ़नी है, वो पढ़नी है चालन विधि। कौन सी विधि पढ़ना है, चालन विधि पढ़ना है। तो अगली हेडिंग लगाएंगे जो दूसरे नंबर की हो जाएगी, तो आवेशन की दूसरी विधि हो जाएगी चालन। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे जब एक आवेशित या जब एक उदासीन
उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं में आवेश बराबर ना हो जाए। तो सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं, एक वस्तु में आवेश है, या तो धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश, और एक वस्तु होगी जिसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो दोनों वस्तुओं को जब आपस में संपर्क में रखा जाता है तो जो आवेशित वस्तु होगी उसका आवेश क्या हो जाएगा, उदासीन वस्तु में, मतलब उदासीन और आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तब तक इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा जब तक कि इन दोनों वस्तुओं पर बराबर आवेश न आ जाए। मतलब कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन किसी में धनात्मक है 10 ऋणात्मक है तो मतलब कि बराबर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक ए हमारी एक ए वस्तु है, इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब इस वस्तु को हमने किस वस्तु के संपर्क में रख दिया है, कोई भी वस्तु है, इसमें उदासीन है। ठीक है, जब रखा हुआ है तो यह क्या हो जाएगी, एक दूसरे में आवेश क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो इसमें प्लस कम जाएगा और इसमें भी उतने ही प्लस आ जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई है, ये हो गई है हमारी चालन विधि। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित, मतलब उस पर आवेश उत्पन्न करने की विधि जो होगी यह कौन सी होगी, चालन विधि। तीसरी विधि जो हम पढ़ने वाले हैं आवेशित करने की, तो तीसरी विधि हो जाएगी प्रेरण विधि। ठीक है, प्रेरण विधि। अब प्रेरण विधि होती क्या है, तो हम बोल सकते हैं जब एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेश तो उदासीन वस्तु में आवेशित वस्तु के अनुसार एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधे तौर से बोल सकते हैं एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो हमें इन वस्तुओं को ओनली क्या करना है, जैसे ये है किसी पर धनात्मक आवेश है, किसी पर कोई भी आवेश नहीं है, तो हमें लाना है पास पास, इन्हें क्या नहीं करना है, संपर्कित नहीं करना है, ओनली हमें उनके पास पास ला के इतना रख देना है। तो जो ये प्लस आवेश है इसमें कोई आवेश नहीं है, तो इसमें प्लस आवेश है तो क्या हो जाएगा, इसके एक सिरे पर धनात्मक आवेश चला जाएगा उस साइड में और ऋणात्मक हो जाएगा इसकी ओर। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है हमारी, इस पर कौन सा चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एक ये वस्तु है इसमें धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक इस प्रकार से फैले हुए हैं। जब हम इनको पास पास लाते हैं ए और बी वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, तो ए यहीं रहेगा तो इस पर ही प्लस चार्ज है ही, ठीक है। और जो ये हमारी बी वस्तु होगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, अब ये प्लस वाला है तो इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, तो इस साइड वाले सिरे में क्या हो जाएंगे, माइनस आवेश आ जाएंगे और इस साइड में क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस चले जाएंगे। मतलब ये आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु के विपरीत आवेशों को अपनी ओर कर लेती है और इसी के प्रकार के आवेश को दूसरे सिरे पर धकेल देती है। तो ये आ गया समझ में, इसमें वस्तुओं को हमें संपर्क में नहीं रखना है, केवल उन्हें पास पास रखना है, ठीक है। तो हमने आवेशन की विधियां पढ़ ली हैं, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को उत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है। तो 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है घर्षण विधि, दूसरी विधि होती है हमारी चालन, और तीसरी जो विधि होती है वह होती है हमारी प्रेरण विधि। तो प्रेरण मतलब किसी एक व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करना। ऐसे ही यहाँ पर एक आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु को आवेश उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। अब हमें पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है, अगली हेडिंग जो रहेगी आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत, ठीक है। आवेश सीधे तौर से जो हमारा अगला जो बिंदु होगा उसका नाम क्या होगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु में उपस्थित जो आवेश होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। इस नियम को ही या सिद्धांत को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी निकाय में उपस्थित आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित या फिर है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित ठीक है, स्थानांतरित कर
सकते हैं। ऐसे नियम को ही आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं किसी भी वस्तु में जितना भी आवेश है उसमें वही रहेगा। ना तो हम उसमें अलग से उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसमें हम जो आवेश है उसे नष्ट कर सकते हैं। सीधे तौर से बोल सकते हैं किसी भी निकाय मतलब वस्तु बोल रहे हैं, तो किसी भी वस्तु में ना तो आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। केवल जो आवेश होगा उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब उसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत होता है हमारा कौन सा कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मान लीजिए हमारे पास में एक ए वस्तु है और एक ए हमारी कौन सी है, डी वस्तु। इस पर जो है कितने का चार्ज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं +5 का चार्ज है। कितने का है, +5 का चार्ज है। अब इसमें कोई आवेश नहीं है। अब हमने इन दोनों को संपर्कित कर दिया ए और बी वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इससे निकल करके इलेक्ट्रॉन ए वस्तु में आ गए। हम कितने आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो अभी इस पर कितना था, 5 का चार्ज था। अब इस वस्तु पर कितने का चार्ज बचा है, 2 ले लिए हैं, तो +3 का चार्ज बचा है। और तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 2। तो इस बी वस्तु पर कितने का आ गया है, इस पर आ जाएगा +2। मतलब देखो दोनों का योग कितना है, 5, और टोटल कितना था, 5। मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे बस, तो इससे आवेश स्थान मतलब आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बिल्कुल पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और इस सिद्धांत को ही हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगली हेडिंग लगाना है, जब इतना हमने पढ़ लिया है तो जो हमें अगली हेडिंग लगानी है वो लगाना है अब आगे चल करके कूलाम का नियम। किसका लगाना है, कूलाम का नियम लगाना है। तो हेडिंग जो हमारी अब अगली रहेगी तो वो रहेगी कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, तो कूलाम ने क्या बताया हुआ था कि 2 आवेश हमारे कैसे आवेश होंगे, 2 स्थिर आवेश होंगे। तो 2 बिंदुवत है ना, या फिर हम बोल सकते हैं 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य या फिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल 2 आवेशों मतलब उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कौन सा नियम होगा, कूलाम का। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं, 2 बिंदुवत आवेश ले रहे हैं कि पहले भाषा लिख ले भाई, पहले हम इसका नियम ही लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार बिंदुवत, या फिर ऐसा लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों
के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, कूलाम का नियम बोल रहा है दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं दो आवेश, एक हमने यहाँ पर बिंदुवत आवेश ले लिया है, ठीक है, और एक हमने यहाँ पर आवेश ले लिया है। कौन सा आवेश? बिंदुवत आवेश। इसे हमने Q1 आवेश ले लिया है, इसे हमने क्या ले लिया है? Q2 आवेश। दोनों ही आवेश हैं, ठीक है। इनके मध्य की दूरी क्या है? R दूरी है। इनके मध्य लगने वाला बल क्या है? F है। तो अब इसमें देखो भाई, या तो यह हमारे सजातीय होंगे, या तो हम दोनों को प्लस प्लस वाला मान लें, या फिर प्लस माइनस वाला मान लें, या फिर दोनों को माइनस माइनस वाला मान लें। तो हम किसी भी, अगर हमारे प्लस प्लस वाले दोनों आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर हमारा धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो आकर्षण लगेगा, या ऋणात्मक ऋणात्मक होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये देखो, हमने जैसे भाषा लिखी हुई है दूरी, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इन दोनों आवेशों की क्या हो जाएगा? इनका परिमाण हो जाएगा। देखते हैं, तो ये इतना मिटा दें हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें इसको और आगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे माना दो आवेश Q1 और Q2, इनके मध्य बल F लग रहा है और बीच की और आवेशों की, लिखते हैं ना, आवेशों के बीच की दूरी R है। तो कूलाम क्या लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, जो हमने परिभाषा लिखी है इसके जस्ट पहले, उसी के अनुसार तो क्या लिखा हुआ था? तो जो बल है यह दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती लगता है। तो बल लिखेंगे अनुक्रमानुपाती, एक Q1 परिमाण और एक Q2, दोनों आवेशों का परिमाण हो जाएगा, तो Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 हो गया। इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब जो हमने थोड़ा और आगे पढ़ा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था? आवेशों के मध्य की दूरी के वर्गानु, मतलब सीधे तौर से हमने जो भाषा लिखी है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है? आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इतना हमने लिख लिया है, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती। अब थोड़ा और आगे लिखा हुआ था, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के, इसके दूरी के वर्ग के, मतलब दूरी का वर्ग करना है, और क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जो बल लगेगा वो क्या होता है? तो दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1 के अपॉन में आ जाएगा, ए हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर हमें इन्हें प्लस वाला आवेश ले लेते हैं तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगेगा इस साइड में बल, और इस आवेश के द्वारा लगेगा बल इस साइड में,
ठीक है। तो इसमें देखो बल की दिशा अगर हम देंगे तो और आगे कर सकते हैं, इतना हमें आ गया है समझ में। तो हम यहाँ पर देखो इतना इस चित्र से आया है समझ में कि इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा और इस आवेश पर इस आवेश पर इस आवेश के द्वारा इस दिशा में बल लगेगा। मतलब हम बोल सकते हैं जब प्रतिकर्षित होंगे तो ए वाला आवेश इसको इस दिशा में ठेलने, है ना, धकेलने का प्रयास करेगा और ए वाला आवेश इसको इस दिशा में धकेलने का प्रयास करेगा। तो हमने इतना लिख लिया है। तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाने पर, तो यहाँ पर दोनों का क्या है, ये बाएं पक्ष बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं F। अब दाएं पक्ष में लिख देंगे समानुपाती अनुक्रमानुपाती, तो ऊपर क्या है, ये आ जाएगा Q1 और ये आ जाएगा Q2 अपॉन इसमें क्या है दूरी का वर्ग। तो इतना ही लिख लिया, इतना तो आया होगा। ओनली हमने अभी इस समीकरण को क्या है मिलाया बस है। तो हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जगह कम होने के कारण हम अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जब ये हमारा F हमारा आया हुआ है तो इसको जब हम हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को या व्युत्क्रमानुपाती, तो F बराबर मतलब एक हमारा निशान आएगा बराबर का और एक आएगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू, एक निशान से वो आएगा, क्या आएगा हमारा K और क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होगा R², ठीक है ना। तो इतना आ गया है समझ में। अब हम लिखेंगे चूंकि लिखेंगे इस K का मान कितना होता है, तो K बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। तो जहाँ K लिखा है यहाँ पर रख देते हैं। F बराबर 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। यही हमारा क्या होता है कूलाम का नियम कहलाता है। जहां हम लिख देंगे जहां ε0 वायु या निर्वात की विद्युत शीलता होती है। तो ठीक है ना, इतना आ गया है समझ में। हमने इस प्रकार से कूलाम के नियम को क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। ε0 जो होता है ये क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो हमने इस वीडियो में पढ़ा हुआ है तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं देख लेते हैं एक बार रिवीजन टाइप में। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा हुआ है आज की वीडियो में क्या पढ़ा है, चालक और अचालक, ठीक है। चालक क्या होंगे, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी चालक हो जाएंगे, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम पाई जाएगी वो क्या होंगे, चालक हो जाएंगे। इसके बाद में आवेशन की विधियाँ, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न करना, तो 3 ही विधियाँ होती हैं। घर्षण मतलब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ करके। दूसरी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, चालन, मतलब एक में आवेश है एक में नहीं है, दोनों को संपर्कित कर देंगे तो आवेश क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तीसरी जो प्रेरण विधि, मतलब एक में आवेशित वस्तु है एक अनावेशित है, उसको पास पास लाएंगे, संपर्क में नहीं रखना है, तो क्या होगा एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या होंगे उसके अपोजिट वाला, मतलब उसी सजातीय वाला दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा और विपरीत वाला उसकी ओर आ जाता है। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा हुआ है, आवेश संरक्षण का। तो आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यह आवेश संरक्षण का नियम। अब आता है कूलाम का। तो कूलाम का क्या होता है, कूलाम का नियम जो होता है मतलब 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम इस प्रकार से इसको क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपके लिए यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना है। जितनी जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर इस चैनल में ज़्यादा हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम क्या करेंगे, लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको जो बताया गया है चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।